दारू का काम है 2 नंबर का, और लूटपाट का भी काम है जी उनका। प्लॉटों के कब्जे छुड़वाना, कब्जे करने, मकानों पे कब्जे करने, किसी के पैसे नहीं मिले हैं दिलवाने हैं उसके हाथ पैर तोड़ देने, यही काम है जी उनका। और कंपनियों से मंथली वगैरह लेना। 3 दिन पहले कमिश्नर साहब को एक एप्लीकेशन दे के आया था, सर मैंने कि मेरे साथ कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके तीसरे दिन बाद ही मेरे हाथ पैर वहाँ तोड़ दिए। ऐसे पकड़ के सरियाओं से ऐसे तोड़े। पब्लिक वहाँ बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन किसी ने वीडियो नहीं बनाया जी वहाँ। और ये पैर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा फट गया था ऐसे। और ये जो बीच में ये देखो कितना सूज रहा पैर, ये इसका 2 बार ऑपरेशन हो चुका है जी। इसमें से फंस जाता है यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसमें रोड पड़ी हुई है, ये जुड़ा नहीं है पैर, बीच में से ये खाली हो गया, इसी हड्डी का चूरा हो गया था इसका। 2 बार ऑपरेशन हो लिया, अब तीसरी बार फिर बोल रहे हैं जी अब 1.25 लाख रुपए मांगे। तो मैं जैसे ही जाने वाला था और मैं घेर लिया वहाँ पे, मुझे नीचे गिरा दिया और 2-3 जनों ने मुझे पकड़ के और सोनू नाम के ने मेरे बिंदु कवट पीछे से मारा। हाँ, और नाक पे कैसे चोट? नाक पे मारा, नाक पे मारा, नाक टूट गई। नमस्कार, एटीएन न्यूज़ हरपल आपके साथ मैं एस राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं। फरीदाबाद के अंदर अगर हम कानूनी व्यवस्था की बात करें तो वो साफ तौर पर चरमराती हुई नज़र आ रही है, और जो शिकायत करता है उन्हें पुलिस विभाग की तरफ से इंसाफ ना मिलता हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज फेसबुक मीडिया पर, फरीदाबाद के स्थानीय मीडिया पर एक व्यक्ति कमिश्नर ऑफिस में खड़ा होकर मीडिया के सामने ये बयान देता है कि कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं। पुलिस के अंदर लगातार शिकायत दी जा रही है, पर अभी तक पुलिस की तरफ से ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही किसी भी प्रकार का सख्त रवैया पुलिस के द्वारा अपनाया गया है। पुलिस के अंदर सुनवाई नहीं होती है। पुलिस के द्वारा बड़ा ही एक कह सकते हैं कि नरम रवैया जो है आरोपियों के खिलाफ अपनाया जा रहा है। उनका भी यही कहना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमें ये गुंडे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हमारे साथ मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं और हमें धमकियां देते हैं। पुलिस प्रशासन में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारे पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय परिवार सहित आत्महत्या करने के। तो आपको बता दें अभी हम आए हुए हैं गांव मुजेड़ी, और जो पीड़ित हैं उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा वाकया है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जी राम रतन जी, आज हमने आपका एक वीडियो देखा, कमिश्नर ऑफिस आप गए हुए थे अपनी कुछ गुहार लेकर, क्या कुछ पूरा वाकया है विस्तार से दर्शकों को बताएं। ये सर ऐसा हुआ 2019 में, ये स्कूल में कुछ बच्चे इकट्ठे हुए थे। कौन सा स्कूल? ये सरकारी स्कूल 8वीं तक का था। हाँ जी, मुजेड़ी में जी। तो कुछ बच्चियां बहुत परेशान होती थी क्यों बल्लभगढ़ जाना पड़ता था, तो कोई भी घटना घट सकती है बच्चियों के साथ। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है ना धरना देना शुरू कर दिया बच्चों ने। अच्छा। और मेरे को ले गए बुला के, तो मैं भी बच्चों के साथ लगा रहा। आपकी मांग क्या थी? मतलब वो जो स्कूल 8वीं तक का था उसको लेकर मांग क्या थी? 12वीं कराने के लिए। वो हो गया? हाँ जी, वो हो गया। उसके बाद वो उन्होंने करा दिया जी 12वीं तक। उसके बाद में मेरे को ये परेशान करने लग गए जी। कौन? ये गांव के लोग। कुछ लोगों को ये चीज़ रास नहीं आई, और फिर मेरा बच्चा गायब करवा दिया जी इन्होंने। 10 दिन में वो बच्चा मिला जी मुझे। क्या नाम था बच्चे का? संदीप। कोई पुलिस में शिकायत की आपने? मैंने डर की वजह से नहीं की जी, मैंने कि चलो कोई बात नहीं, अपना बच्चा अपने घर आ गया, इसलिए मैंने जो ये शिकायत नहीं की। उसके बाद में फिर बच्चों को ये टॉर्चर करते रहे। नाम बताइए। संदीप को और आशीष को। ये सोनू और हबड़ू जो है ये टॉर्चर करते रहे। बोले इन्होंने जो है ना हमारे खिलाफ CIA में मुखबरी करी है, जबकि हमने कहा भी, ये बच्चों ने कहा वो लोग कोई अवैध व्यापार भी करते हैं क्या? हाँ जी, ये उनका दारू का काम है 2 नंबर का, और लूटपाट का भी काम है जी उनका। प्लॉटों के कब्जे छुड़वाना, कब्जे करने, मकानों पे कब्जे करने, किसी के पैसे नहीं मिले हैं दिलवाने हैं उसके हाथ पैर तोड़ देने, यही काम है जी उनका। और कंपनियों से मंथली वगैरह लेना। तो मैंने इनसे फिर पूछा, मैंने कि भैया अब क्या बात है, ऐसी क्यों बच्चों को दुखी कर रहे हो, क्या बात है? बोले इन्होंने हमारे खिलाफ मुखबरी करी है, इनके फ़ोन दिखाओ। दोनों बच्चों के फ़ोन देखे, फिर यहाँ पीछे ले गए, खाली एरिया पड़ा पीछे, वहाँ संदीप को मारा भी, फ़ोन भी देखा, उसमें 2-3 झापट मार दिए, लेकिन लड़के ने घर नहीं बताया। फिर मुझे पता चली, मैं इसके पास गया, मैंने कि भैया सोनू क्या बात है, कैसी बात? बोले ताऊ जी कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है, इन्होंने मेरे से कुछ नहीं बताया। ये बातें कब की? 2020 में 7वें महीने में। अच्छा।
उसके बाद में हम घर आ गए जी, कोई बात नहीं। 3-4 दिन बाद बच्चे यहाँ से सुबह 8 बजे दुकान पे गए और पीछे से ये लोग गए बाइक पर गाड़ियों में, वहाँ जा कर के इन दोनों बच्चों को जाते ही चाकुओं से गोद दिया जी। ये लड़का है आशीष, इसके 9 चाकू मारे जी। जुलाई 2020 यहाँ में। से भांडी से नीचे पैरों तक नीचे तक गोद दिया था ये जुलाई में जी। और जो बड़ा बेटा था उसके कट्टा की बटों से और उससे पूरा सर ऐसे इतना मुंह हो गया था जी उसका। पुलिस में शिकायत दी आपने? हाँ, पुलिस में शिकायत दी, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज हुई। कोई गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी हमारे सामने 3-4 महीने तक नहीं हुई थी जी। उसके बाद में कहीं इन्होंने सेटिंग वेटिंग करा करके यहाँ पता चला 1.5 लाख रुपए दे के जब ये पेश हुए, ऐसे मैंने किसी ने बताया मुझे कि भाई 1.5 लाख रुपए दे के जब पेश हुए। 1.5 लाख किसको दिए? पुलिस को। कहीं पलवल कहाँ पे जा कर के ये पेश हुए जी। सदर बल्लभगढ़ थाने के SHO थे यादव साहब। तो मैं जब यहाँ एफआईआर की कॉपी देने गया घटना के 3-4 दिन बाद, तो उन्होंने जाते ही मेरे घटना के 3-4 दिन बाद एफआईआर की कॉपी लेने गए थे? कॉपी देने गया था मैं एफआईआर करने के लिए। अच्छा। तो मैं यहाँ से टाइप करा के ले गया था, तो जाते ही मेरे शिकायत लेकर गए ना? शिकायत लेकर गया तो मेरे को धमकाया जाते ही, बोले इतने बड़े लेटर की क्या जरूरत है, तुम दुनिया भर का लिखवा के ले आए, छोटे से पर्चा पे लिख के दे दो। मैंने कि सर मेरे पास यही है, अब मैं कहाँ से लिखूँ, अब आपको लेना है। मतलब शिकायतकर्ता अब अगर पुलिस थाने में जाएगा तो शिकायतकर्ता जो शिकायत लिखेगा वो भी जो SHO साहब वहाँ बैठे हुए हैं उनकी मर्जी से ही लिखेगा। शिकायतकर्ता के साथ क्या हुआ है, क्या उसे ये हक नहीं है शिकायत पत्र के अंदर लिखने का कि उसके साथ पूरा वाक्य हुआ? उस वाक्य को लिखने के लिए अगर 1 पेज भरे, 2 पेज भरे या 3 पेज भरे, तो आखिरकार पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए उन SHO साहब को दिक्कत क्या है, ये एक सोचनेलायक बात है। उसके बाद में जी मैंने कहा मैंने कि साहब आप इसको ले तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। बोले जाओ जाओ तुम दे जाओ इसे, इंक्वायरी तो हम नहीं करनी है, मेरे से बाद में ये बोले और मैं दे के चला आया जी। उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई काफ़ी दिन तक, और 3 महीने तक तो हुई नहीं थी। 3 महीने बाद इन्होंने कराई है, पता नहीं ये गए भी थे कि नहीं गए थे कोर्ट में, जाते जाते हाथों हाथ इनकी शायद जमानत हो गई जी। कोई केस नहीं बनाया, जबकि फ्रैक्चर भी है, बड़े लड़के के सर में फ्रैक्चर है, उसमें लिखा हुआ डॉक्टर ने 325 उसमें भी नहीं लगा इन्होंने, कुछ नहीं है। और चाकुओं से डॉक्टर ने इतनी उंगल घुसा दी थी जी यहाँ पे, इतनी उंगल, उस पर भी कोई केस नहीं बना। निशान होंगे आपके पैर? हाँ निशान है, दिखाइए। सारा वो फोटो है हमारे पास, फोटो दिखाएंगे सर। तो उसके बाद में फिर जी हम आ गए, कोई बात नहीं, ये चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे धमकी दी कि भाई इसके हाथ पैर तोड़ो। कितने दिन बाद? 1 महीने बाद ही, यानी कि अगस्त 2008 में। 2000 अगस्त 2020 में। हाँ, अगस्त 2020 में 8वें महीने में मैं यहाँ से, हम मिसेज और हम दोनों बाज़ार गए थे, कुछ सामान लेके आए तो गाड़ी ख़राब हो गई, मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी। तो मैं मिस्त्री के यहाँ गाड़ी लेके गया, तो उसी टाइम मेरे पीछे यहाँ से लोग लग गए मुखबरी देने में, भाई अब यहाँ। मुझे इस चीज़ का भरोसा नहीं था। मैं जब वहाँ मिस्त्री की दुकान पे 3 सेक्टर पहुँचा तो मैं ऐसे ही एक आदमी से बात कर रहा था, ये 4-5 जने गए जी सरिया वगैरह ले करके, और इन्होंने जाते ही बड़ा सरिया मारने, पैर पकड़ के तोड़े जी पैर। जुलाई में आपके बच्चे के साथ वारदात हुई और अगस्त 2020 में आपके साथ वारदात। मैं जब ही 3 दिन पहले कमिश्नर साहब को एक एप्लीकेशन दे के आया था, सर मैंने कि मेरे साथ कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके तीसरे दिन बाद ही मेरे हाथ पैर वहाँ तोड़ दिए, ऐसे पकड़ के सरियाओं से ऐसे तोड़े। पब्लिक वहाँ बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन किसी ने वीडियो नहीं बनाया जी वहाँ पे। उसके बाद में एम्बुलेंस आ गई जी, मेरे को घेर के ले गए पुलिस वाले। पुलिस भी साथ नहीं गई, एम्बुलेंस वाला ही सीधा हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से मैं सफदरजंग रेफर कर दिया। 1.5 महीने तक मैं वहाँ रहा। उसके बाद में मुझे पता चली 8-10 महीने बाद कि हमारे खिलाफ़ भी 307 का मुकदमा दर्ज हो गया, जबकि हमारी कोई ना तो गिरफ्तारी थी ना हमें पुलिस ने बताया। 14 महीने बाद एकदम अचानक बच्चे उठा लिए जी, बड़ा बेटा मुंजेड़ी से उठा लिया और 2 बेटे नवेड़ा से उठा लिए दुकान पे से। पैर आप लाठी लेकर चलते हैं? हाँ जी, लाठी में लेकर हुआ ये नुकसान? हाँ जी, ये दोनों पैर तोड़ दिए। इसमें भी प्लेट पड़ी है जी, दोनों साइड में गट्टे, और ये पैर यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा फट गया था ऐसे। और ये जो बीच में ये देखो कितना सूज रहा पैर, ये इसका 2 बार ऑपरेशन हो चुका है जी। इसमें से फंस जाता है यहाँ से भी, यहाँ से भी।
इसमें रॉड पड़ी हुई है, ये जुड़ा नहीं है पैर, बीच में से ये खाली हो गया है, इसी हड्डी का चूरा हो गया था इसका। 2 बार ऑपरेशन हो लिया, अब तीसरी बार फिर बोल रहे हैं जी अब 1.25 लाख रुपए मांगे। बाबू जी मैं गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाऊं, इसलिए मैंने ऑपरेशन भी नहीं कराया इसका। क्या करूं, ऐसे ही घूम रहा हूँ। कुछ इन परेशानियों की वजह से मैं कुछ करा नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ घर बार मेरा सब गिरवी रखा है, ये जो मकान मेरा गिरवी रखा हुआ है जी अब इसी इलाज के कारण। हाँ जी। अभी हाल फिलहाल में क्या वारदात हुई? अब हाल फिलहाल में ये हुआ जी 10 तारीख की हमारी तारीख थी, 10 जनवरी को। ये 2 बच्चे ही थे दुकान पे, लेकिन चारों के नाम लिखवा दिए गए उसमें, बड़े बेटे का भी और मेरा भी। हम तारीख पे गए थे, बड़ा बेटा वहीं से ही 14 सेक्टर अपना ड्यूटी चला गया, मैं इनके साथ आया तो नीम का स्टेडियम से मैं यहाँ घर के लिए रुक गया, ये सीधे मैंने कि तुम नवेटा चले जाओ। ये तिगाम में जा कर के बच्चे को जूते पहनाने लग गए, वहीं पे घेर लिए, वहीं पे इसको चोट मार दी गई 10 में। फिर 12 तारीख में जी मैं एक तो उसमें क्या मतलब चोट और मारपीट में क्या कुछ पूरी घटना हुई वो बताइए। मारपीट में इसकी नाक तोड़ दीजिए और गुम चोट है, पीछे ठोकरों से मारा है ये। हाँ जी। जी आप बताइए इस बारे में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? क्या नाम है आपका? आशीष नाम है जी मेरा। क्या हुआ था तिगाँव में? तिगाँव में मैं अपने भतीजे के जूते लेने गए थे, मेरा भाई था और मैं था। वहाँ पे भाई अंदर चला गया दुकान में और मैं बाहर था। मैं जैसे ही जाने वाला था और मैं घेर लिया वहाँ पे, मुझे नीचे गिरा दिया और 2-3 जनों ने मुझे पकड़ के और सोनू नाम के ने मेरे बंदूक का बट पीछे से मारा। कहाँ और नाक पे कैसे चोट लगी? नाक पे मारा। नाक पे मारा? हाँ, नाक पे मारा, नाक टूट गई वहीं पे। शिकायत दे दी पुलिस में आपने? हाँ जी, शिकायत दे दीजिए। तो उसके तुरंत बाद में तो मेरे पास फ़ोन आया 3 घंटे बाद ही। वहाँ से एक बोले भाई ज़्यादा सियाना बन रहा है क्या? मैंने कहा कहाँ से? क्या हुआ? तिगाँव से। तिगाँव कहाँ से? थाने से जी। अच्छा। मैंने कहा सर क्या बात होगी? बोले तो ये लूट दिखा दी, ये कर दिया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा अब ये लूट के अंदर। मैंने कि सर ये तो मुझे पहले ही पता, मैं तो पुलिस के द्वारा टॉर्चर। आपके खिलाफ तो पहले भी एक बार मुकदमा दर्ज हो ही चुका था, जबकि आपने कुछ वारदात की थी कोई ऐसी? कोई वारदात नहीं की थी जी, कुछ भी नहीं। आप तो खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं उल्टा। और हम तो अपना पिट के भी चुप बैठे हैं। हमने यहाँ से प्लान कर लिया, हम नवेदा चले गए, लेकिन वहाँ भी सुख चैन से नहीं जी। अब तारीख भुगतने तो आना पड़ेगा जी, जब केस लग गया तो हमारी जान को। तो आप ये मानते हैं कि जो आपके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है वो बिल्कुल झूठा है? झूठा। 80,000 रुपये दे के जब हम बीच में इन्होंने कहा था भाई फैसला हो जाएगा, कोई बाहर भीतर का आदमी नहीं आएगा, तुम घर घर के आओगे। तो मैंने अपनी मम्मी और अपने भाई भेजे, मिसेज गई हमारी इनके यहाँ पे, तो यहाँ पे जा कर के बोला कि भाई 9 लाख रुपए लेंगे हम और फैसला कर लेंगे। मैंने कहा जी हमारे पास तो मतलब पहले तो आप पिटे फिर और अब ये जो पुलिस का जंजाल चल रहा है, जो कोर्ट में आपकी तारीखें आप भुगत रहे हो, जो भी जैसे भी है, उन सब से अगर आपको छुटकारा पाना है तो सामने वाला पक्ष जो आरोपी पक्ष है वो क्या कह रहा है कि 9 लाख रुपए दे दो और 9 लाख रुपए दे के फैसला हो जाएगा। हम पे जो केस है वो वापसी ले लो। पुलिस की जो भी कार्रवाई रही उसे आप कैसे देखते हैं? और आज जो आप कमिश्नर साहब से मिले उसमें आपको कहीं भी कोई भी संतुष्टि नजर आई का? संतुष्टि मेरे को नज़र नहीं आई जी। मैं तो इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ। शुरू से ही जितनी भी मैंने केस हमारे साथ हुए हैं, जिनकी भी FIR दर्ज, वहीं पे ही स्टार्टिंग में ही टॉर्चर किया जी मुझे खूब पुलिस ने। ऐसे ही अब तिगाँव वालों ने बोल दिया कि भाई तुम ज़्यादा सियाने बन रहे हो, तुमने क्या क्या लिख दिया, ये दूसरी एप्लीकेशन दे दो, इसे फाड़ के फेंक दो और दूसरी दो, तुम्हारे खिलाफ नहीं तो केस हो जाएगा और मैं करूँगा। मैं इन चीज़ों से नहीं घबराता हूँ, अगर इसमें झूठा पाया गया तो तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा मैं। तो ये सब साठ-गांठ इनकी पहले ही हो चुकी जी। ये इधर आदमी को तोड़ते हैं, उधर थाने में ये पहुँच जाते हैं, कौन से थाने में ये लगेगा। आइयो आज भी कह गया जी। अभी भी अब एप्लीकेशन अब देने के लिए, नोटिस देने के लिए आए थे, तो अब भी बोल के गए कि भाई मैं जो ना डरता किसी से नहीं हूँ। मेरे बोला ये आईओ ने जी। आईओ जो आपके केस में है वो आपको नोटिस देने के लिए आए थे आज प्रेजेंट होने के लिए? जी जी। ACP सर के सामने या कमिश्नर साहब सर के सामने? ACP साहब के सामने। बोले सुबह कल 10 बजे वहाँ जाना। तो क्या कहते हैं जो आईओ है? वो कहते हैं जी एक मैं डरता नहीं, जो सच्चाई है वो ही होगा, और आपके खिलाफ अगर मुझे झूठ पाया तो मैं मुकदमा दर्ज आपके खिलाफ करूँगा। और अब जब मेरे घर पे आए हैं तो उनके घर जाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ चाय पानी पी कर के आए हैं जी, उन्हीं के घर, उनसे बतलाएं, बातें करके आए हैं। और फिर मेरे को बोला गया कि भाई तुम भी आ जाना और उनको भी बुला लेंगे। उनको किस लिए बुलाए जाएंगे जी? उनको पकड़ तो रहे नहीं है, उनको भी बुलाया जाएगा और फिर मेरे को दबाव दिया जाएगा कि भाई फैसला लिखे यहाँ पे।
ये होता है जी मेरे साथ। मतलब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार की कोई संतुष्टि और मुझे किसी भी प्रकार का कोई सहारा किसी भी प्रकार की कोई आस नज़र आ रही है? नहीं आ रही जी। और अब कल परसों फिर जो है ना तो ये फ़ोन से तो कहते ही हैं, निकलते बढ़ते कोई मेरा भाई या कोई भी निकलेगा उससे कह देंगे भाई अब तेरा नंबर है और अब 12 लाख रुपए चाहिए। अब यानी कि वारदात अभी और भी किसी के साथ हो सकती है आपके परिवार में? छोटे भाई को चैलेंज कर दिया जी इन्होंने, छोटे भाई के सुनील के हाथ पैर तोड़ेंगे अब, और नहीं तो 12 लाख रुपए दो। दर्शकों, फरीदाबाद के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि जो कानूनी व्यवस्था है वो साफ तौर पर चरमराती हुई नज़र आ रही है। अगर पंक्ति में आखिरी खड़े हुए व्यक्ति को भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा, उसकी शिकायत के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, जो जांच अधिकारी हैं उनसे भी ये बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, तो फरीदाबाद के अंदर कानून व्यवस्था कैसे बनी रहेगी, यह एक प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरे इस वीडियो को कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद अगर देख रहे हैं तो उनसे मैं भी अनुरोध करता हूं कि इनके केस की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देने के जो भी प्रावधान हैं, जो भी कार्रवाई है उसके ऊपर अमल किया जाए। जी। और एक मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ अगर अब भी इंसाफ नहीं हुआ तो मेरी जीने की राह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सर। मैं जीने लायक नहीं रहूँगा। आप इतना निराश हो चुके हैं? बिल्कुल। हिम्मत और धैर्य रखिए, कानून पर विश्वास रखिए, सच छुपता नहीं है। अब हिम्मत से बाहर हो गया जी। मैं 2 साल से भगा फिर रहा हूँ, मेरी टांगें टूटी पड़ी हैं, फिर भी मैं भग रहा हूँ इधर उधर, फिर भी चैन से रोटी नहीं मिल रही मेरे को। मेरा सब कुछ कारोबार सब बर्बाद हो गया, बच्चों की दुकान ख़त्म हो गई, कोई 10 रुपए की कोई आमदनी नहीं रह गई मेरी, सब बेकार हो गया जी।